रोलर स्केटिंग का जो गेम है ये इंग्लैंड में था, यूरोप से शुरू हुआ है। वो कार का भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि वो 5 दिन में दिल्ली पहुंची हमारे साथ। 14 फरवरी 1975 को हम यहाँ से चले और रास्ते में हम वाया राजपुर गए तो वहाँ विजय लक्ष्मी पंडित भी कोई गन्ने का रस ला रहा, कोई कुछ ला रहा, कोई कुछ लाता था हमारे। और हमसे पूछते थे क्यों जा रहे हो आप, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्या चीज़ है, ये कहाँ जा रहे हो, अब क्यों जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेम्पल ऑफ हेल्थ मसूरी उत्तराखंड में। मेरा नाम कपिल है, कैमरे में अमित भाई और साथ में है गोपाल भारद्वाज जी। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि गोपाल भारद्वाज जी एक मशहूर इतिहासकार है अपने गढ़वाल रीजन के, साथ ही साथ वो एक मशहूर रोलर स्केटर भी रह चुके हैं मसूरी के, जिन्होंने सन 1975 में मसूरी से दिल्ली रोलर स्केटिंग में यात्रा पूरी करी थी अपने 4 दोस्तों के साथ। तो आज हम यही अनुभव और उनकी मुँहजुबानी सुनना चाहते हैं कि उनके रास्ते में क्या क्या कठिनाई आई थी और उन्होंने ये जर्नी कैसे करी। तो गोपाल भारद्वाज जी हमें बताएं अपनी रोलर स्केटिंग के बारे में। देखिए, जैसे आप जानते ही हैं कि मसूरी जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा बसाया गया और ये जो रोलर स्केटिंग का जो गेम है ये इंग्लैंड में था, यूरोप से शुरू हुआ है। जी। और जब अंग्रेज इंडिया आए थे, आप जानते हैं अंग्रेजों में उन्होंने हमारे यहाँ 200-250 वर्ष राज किया है। तो एंटरटेनमेंट भी अपने साथ कुछ लाए, जैसे उस समय के जो गेम थे, चाहे बिलियर्ड का गेम था या पोलो का गेम था या ये स्केटिंग का था, इंडोर, ज़्यादातर इंडोर स्केटिंग होते थे। तो ये ऐसे ही कलकत्ता में ये सबसे पहले आए थे। आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, लेकिन कलकत्ता में 1890 में इन्होंने एक बहुत बड़ा स्केटिंग हॉल बनाया था अंग्रेजों ने, क्योंकि कलकत्ता में मेन गवर्नर जनरल भी वहीं रहते थे शुरू में, और अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का क्वार्टर भी वो सब वहीं था। तो वहाँ पर उन्होंने शुरुआत करी थी। और उसके बाद जैसे जैसे ये इधर की तरफ पश्चिम की तरफ आते रहे और जैसे हमारे और क्षेत्रों को उन्होंने अपने उसमें अधिकार में लिया, तो आप जानते हैं मसूरी उन्होंने सबसे पहले हिल स्टेशन बनाया। तो उन्होंने वही चीज़ें जो उनको इंग्लैंड में कुछ एंटरटेनमेंट के जो साधन थे उनके पास उस ज़माने के, वही सब चीज़ें उन्होंने मसूरी में भी स्थापित करी। और ऐसे ही ये मैंने जैसे आपको बताया 1890 में मिस्टर मिलर थे वो अंग्रेज, उन्होंने वहाँ पे एक रोलर स्केटिंग का हॉल बनाया था और उन्होंने फिर यहाँ पे मसूरी में एक रोलर स्केटिंग, इंडोर स्केटिंग, उसका वुडन फ्लोर होता था और बहुत बढ़िया उन्हीं द्वारा यहाँ स्थापित किया गया था। बाद में तो वो अम्यूज़मेंट पार्क भी हुआ, उसके मल्टीपर्पज़ होते थे, उसमें स्टेज भी थी, उसमें थिएटर भी चलता था, सिनेमा हॉल भी होता था, स्केटिंग रिंक भी था, तो मल्टीपर्पज़ हॉल बना दिया था। और जितने एंटरटेनमेंट के और भी जो प्रोग्राम होते थे, हमारा देश जब आज़ाद भी हो गया था उसके बाद भी जो ऑटम फेस्टिवल होता था या समर फेस्टिवल होता था या और कोई मिस क्वीन हो गया, मिस मानसून क्वीन हो गया या टूरिस्ट क्वीन हो गया, उनके सिलेक्शन होते थे। और दारा सिंह वगैरह, ये जो किंग कॉन्ग वगैरह की रेसलिंग होती थी, सब उसी में होती थी। इंडोर इतना बड़ा हॉल था वो, मैंने बताया। तो अंग्रेज पहले तो अंग्रेज़ों का ये करते रहे, लेकिन हम जैसे मेरा जन्म मसूरी में हुआ तो हमने बचपन से स्केटिंग करते हुए देखे। हम अपने हमारे से जो सीनियर थे, पहले तो अंग्रेज कह रहे, हमने अंग्रेज़ों को नहीं देखा, लेकिन मैंने बहुत लोगों को, जो टूरिस्ट भी जो मसूरी में आते थे घूमने के लिए, उस समय मसूरी में जो 2-3 महीने के लिए आते थे, मेन उनका जो एंटरटेनमेंट का सोर्स यही होता था, स्केटिंग हॉल में जाना या इंग्लिश या हिंदी मूवीज़ देखना। तो स्केटिंग जाना तो 3-3, 4-4 उसके दिन में शो होते थे, 2-2, 1.5 घंटे का। और उसमें तो वहाँ पे गेट टुगेदर भी होता था, फ्रेंड्स मिलते थे, खाना पीना और हंसना। साथ में ही वहाँ पे बिलियर्ड रूम था तो बिलियर्ड खेल लिया, या और कैंटीन है तो खा लिया पी लिया, इस तरह की चीज़ें थी। उससे पहले मैंने हिस्ट्री में जो मसूरी की पढ़ा है उसमें वहाँ उसका बहुत ज़्यादा और भी यूज़ हुआ करता था, लेकिन मैंने अपने उसमें मेमोरी में मेरे को याद है कि वो ज़्यादातर स्केटिंग हुआ करती थी, या जो ऑटो फेस्टिवल नगर पालिका कराती थी, उनके जो ड्रामा होते थे या कवि सम्मेलन या मुशायरा वगैरह स्टेज पे होते थे। तो हम भी स्केटिंग करने लगे, लेकिन मैंने ज़्यादा लेट उम्र में स्केटिंग शुरू करी। अगर मेरे जो मसूरी में मेरे कंटेम्प्रेरी थे या मेरे से सीनियर थे, वो तो चैंपियन रहे हैं कई चीज़ों में, एशियन चैंपियन रहे हैं, कई विदेशों में भी गए। कोई उस समय मसूरी के स्केटर कनाडा गए या यूरोप में गए, दक्षिण अमेरिका में गए हैं, न्यूजीलैंड में गए थे। वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप हुई थी 1980 में। और इजिप्ट में गए हैं, इजिप्ट जो मिस्र है वहाँ पे भी रोलर स्केटिंग की और रोलर हॉकी और रोलर स्केट, इस तरह के यहाँ से मसूरी से बहुत पार्टिसिपेट करते थे प्लेयर्स। और वो तो हम उनको देख देख के हमने कहा हमें भी, सबको शौक होता था यंग एज में। पहले हम इंडोर करते थे, इंडोर स्केटिंग हॉल के अंदर ही अंदर करते थे, लेकिन ऐसी कभी जैसे यंग एज में होता है ना कि चलो सड़क पे करते हैं,
उस समय रोड पे नहीं कोई करता था। और स्केट भी प्रिमिटिव होते थे, लोहे के बने हुए होते थे। आज तो स्केट बहुत अच्छे स्केट आते हैं, आपको पता है, बहुत ही बढ़िया फाइबर उसके स्केट आते हैं। कोई चाइनीज़ है, कोई कैनेडियन है, कोई अमेरिकन है या यूरोपियन है, उनका जो व्हील वगैरह हैं या उनकी जो बॉडी बनती है बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन उस समय तो यहाँ जो मिलते थे थोड़े बहुत प्रिमिटिव टाइप के मिलते थे, और लोहे के स्केट होते थे, उसमें बॉल बेरिंग होते थे और वो निकल भी जाते थे। और उस पर काफ़ी हमें अपनी फिजिकल उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा लगानी पड़ती थी। आज जो रोलर स्केट है बहुत ही वो कंफर्टेबल है, बहुत आरामदायक है। लेकिन यंग एज थी और हमने शुरू से हम मसूरी में रहे हैं, तो हम फिजिकली फिट थे हम लोग। तो मेरे एक दो दोस्त और भी थे, तो पहले हमने मसूरी की माल रोड पे इधर उधर चलाना शुरू किया। थोड़ा हमने स्केटिंग हॉल से बाहर आए, और उसके बाद हमने सोचा थोड़ा जैसे हिम्मत होती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, तो हमने कहा चलो मसूरी से देहरादून जाते हैं। तो ऐसे हमने 4-5 बार हम मसूरी देहरादून गए। जाते रोलर स्केट पे थे, बैठते बैठते पकड़ते पुड़ते एक दूसरे को, और आते समय हम बस में आते। तो फिर थोड़ा लोगों से भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिलने लगा, हमें भी कॉन्फिडेंस आया। तो जो हमारे से सीनियर थे, अशोक पाल थे यहाँ पे, मिस्टर अशोक पाल, और उनकी सिस्टर वो नेशनल चैंपियन रहे थे भारत के। शिमला में जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप रोलर स्केटिंग की होती थी ब्रिटिश टाइम से, तो वो वहाँ के रहे। वो 4-5 साल मिस्टर इंडिया एंड मिस इंडिया स्केटिंग के चैंपियन रहे। तो उनको जब हम देखते थे, हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कुछ बड़ा अगर करना चाहते हो, वो उस समय के जो मैगजीन वगैरह आती थी रोलर स्केटिंग की, तो उसमें लिखता था कि अमेरिका में इतने डिस्टेंस पे रोड पे स्केटिंग करी, या यूरोप में करी, या जापान में करी। तो हमने कहा हम भी कुछ करते हैं, जबकि हमारे स्केट बिल्कुल यूजलेस थे, लोकल मेड बिल्कुल ही। बट लेकिन जैसे कहते हैं ना, जब आदमी की अपनी इंडिविजुअल जो इनर स्ट्रेंथ होती है, वो उसको उस समय कहती है कि कर तुम जो भी होगा रास्ते में देखा जाए। तो हम इस तरह से 5 हमारे जो स्केटर दोस्त थे, हमने ये डिसाइड किया कि हम मसूरी से दिल्ली जाते हैं। और उन्होंने भी हमको एनकरेज किया। और फिर यहाँ पे रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया थी इंडिया में, जो चैंपियनशिप शिमला वगैरह में कराती थी या कलकत्ता में कराते थे, वो एफिलिएटेड थे वर्ल्ड रोलर स्केटिंग फेडरेशन से, जो विदेशों में थी। वो एफिलिएट थी जो उनको सर्टिफिकेट मिलते थे। तो उन्होंने फिर जो मिस्टर अशोक पाल थे, उनको हमारा मैनेजर कम कोच अपॉइंट किया, और जो उनकी सिस्टर थी बीना सिंह, उनको रेफरी किया कि हम रास्ते में कोई गाड़ी पकड़ के ना चले, या मतलब कोई भी हम इस तरह का अनफेयर मीन्स ना यूज़ करें कि स्केट पे जा रहे हैं तो स्केट पे ही जाए। तो वो एक कार हमारे लिए, उन्होंने एक कार अरेंज की हमने, उसमें हमारा जो और सामान था, स्केट स्पेयर पार्ट थे, और जो हमारे कपड़े वपड़े थे जो भी थे वो भी रखा। वो कार का भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया कि वो 5 दिन में दिल्ली पहुंची, हमारे साथ चलती थी वो धीरे धीरे। और जब हम अपना स्केट के पहिए बदलते थे या कुछ भी करते थे, हमारा जो पर्सनल बिलोंग उसमें रहता था। और जो यहाँ उस समय रोड ट्रैक क्लब था, एक रोटरी क्लब होता है, एक यंग का यूथ का होता था रोड ट्रैक क्लब, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था। और उन्होंने उनको जैसे उनको रेफरी और मैनेजर किया था। और फिर यहाँ के जो नगर पालिका के उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे भोला सिंह रावत, उन्होंने उस समय हमें 100 रुपये दिए थे। मतलब 100 रुपये वॉज टू मच फॉर, और 100 रुपये उन्होंने हमें दिए थे, और 100 रुपये हमें दिए थे जो मसूरी में रोलर स्केटिंग क्लब ऑफ इंडिया हुआ था। डॉक्टर DR कपूर उसके प्रेसिडेंट होते थे। तो उन्होंने भी हमें 100 रुपये दिए, और 10-20 रुपये हमें कुछ जो हम स्केटिंग के प्रिय थे, जो प्यार करते होंगे, उन्होंने दिए होंगे। हमारे लिए बहुत कुछ था। वैसे अब वाकई हमने पर्सनल अपने रिसोर्स से किया, जो स्केटिंग का हुआ या टैक्सी का खर्चा या रास्ते का। और रोड ट्रैक क्लब ने हमारे को ठहराने का, रास्ते के जो ठहराने का इंतज़ाम कराया। तो देहरादून में हम रुके पहले दिन यहाँ से जब गए, और यहाँ जिस दिन हम गए थे 14 फरवरी 1975 को। और उस दिन अब तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, हमें तब नहीं पता था, तब इतना उसका वो भी नहीं था जो आज हो गया ना स्वरूप। हमें नहीं पता था कि आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन अब हम याद करते हैं कि उस दिन वैलेंटाइन डे था। 14 फरवरी 1975 को हम यहाँ से चले, और रास्ते में हम वाया राजपुर गए, तो वहाँ विजय लक्ष्मी पंडित भी हमको मिली है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर थी। वो उस समय वहीं राजपुर रोड गए थे। उन्होंने हमको एनकरेज किया, और भी जो लोग थे उन्होंने उनको वो किया। और हम यहाँ से बर्फ़ पड़ते में गए, तो उस दिन बर्फ़ पड़ रही थी, स्लीप पड़ रही थी। लेकिन जैसे होता है ना, जब आदमी यंग एज ऐसी होती है कि जब ठान लिया तो फिर जाना ही जाना है, चाहे मौसम कुछ भी हो। और हमारे तो हर किलोमीटर पे ब्लिस्टर हो जाते थे, मतलब पहिया निकल जाता था, फिर पहिया बदलते थे, रुकना पड़ता था, चाहे ऊपर से बारिश पड़ रही है। अब जा रहे हैं तो जा ही रहे, अब वापस तो आना नहीं। और इतना एक्सपीरियंस भी वो नहीं था आगे का कि कैसी रोड मिलेंगी। उन दिनों रोड भी ऐसी नहीं थी जैसी आजकल की रोड, तो बहुत अच्छी हो गई, स्मूथ हो गई, स्केट भी अच्छे हो गए और रोड्स भी अच्छी हो गई। बस अब ये डिसएडवांटेज होगा कि अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया। अब तो कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक चलता है।
और खैर हम चले गए तो देहरादून में हमारे को वहाँ की रोटरी क्लब ने हमें ठहराया, और उसके बाद फिर हम अगले दिन हम रुड़की की तरफ गए। वो भी अपना एक्सपीरियंस था, क्योंकि यहाँ से हम जब गए थे तो बारिश पड़ रही थी, और जब अगले दिन गए तो देहरादून में धूप थी, तो वो हमारे जो जूते थे चमड़े के वो अकड़ गए और हमारे पैरों में ब्लिस्टर हो गए। लेकिन फिर भी हम चलते रहे, काफ़ी छाले वाले हुए चले। और ये जो देवी का मंदिर है यहाँ से जो ढाल पे, ये डाट मंदिर, वहाँ से फिर रुके, वहाँ से फिर ढाल में गए। ढाल का हर किलोमीटर पे वहाँ पे हमारा को पहिया बदलना पड़ रहा था। यहाँ तो पहाड़ था तो हम जरा थोड़ा धीरे गए, वहाँ थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो गई थी, तो हर किलोमीटर पे फिर भी बदलते थे। कभी आज झुंझलाहट भी होती थी, और लोग चारों तरफ से देखते थे। उस समय के जो लोग किसान लोग थे या जो भी थे सड़कों के, उस समय उनके लिए एक बहुत नई चीज़ थी कि ये कैसे बच्चे हैं, इनका क्या हो गया, ये क्यों जा रहे हैं ऐसे बन के, अजीब से पहिए बन के। तो फिर हम चलो गए रुड़की में। हम जो आज IIT रुड़की हो गया, वहाँ पे हमें वहाँ पे रोटेरियन जो होते हैं इन्होंने हमको वहाँ ठहराया सेकंड डे। और उसके बाद फिर थर्ड डे हम मुजफ्फरनगर में रुके, और बहुत रास्ते के बहुत एक्सपीरियंस रहे। वो गन्ने के खेत में थे, वहाँ पे गन्ने के खेत में गुड़ बनता था, कहीं कुछ, आप जानते हैं विंटर में ही बनता है। हम फरवरी में जा रहे थे तो कोई गन्ने का रस ला रहा, कोई कुछ ला रहा, कोई कुछ लाता था। हमारे वो हमसे पूछते थे क्यों जा रहे हो आप, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्या चीज़ है, ये कहाँ जा रहे हो, अब क्यों जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। खैर वो तो हम सब बताते थे। कई बार हम उनसे टीजिंग भी करते थे, कई बार मजाक भी, और कई बार वो भी हमको देख के हंसते थे कि ये पता नहीं क्या हो रखा है, इनका दिमाग ख़राब है। फिर हम मुजफ्फरनगर में रुके, फिर मेरठ में रुके। अभी भी मेरे को याद है, मेरठ में वोल्गा होटल था, मेरठ कैंट में, बेगम पुल से होते हुए हम गए थे। और वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा हमारा वेलकम होता था हर जगह। रुड़की में तो बहुत ही अच्छा हुआ था। IIT जो रुड़की, वहाँ के स्टूडेंट थे वो सब आ गए थे वहाँ पे, और उनको वो पढ़े लिखे सब समझते थे बात को। फिर और कईयों को जानकारी भी थी रोलर स्केट के बारे में। और दिल्ली में फिर हम मेरठ से, उस दिन मेरठ से 85 किलोमीटर है दिल्ली बाय रोड, मतलब कनॉट प्लेस जहाँ हमने जाना था। और वो तो हमने उस दिन मोदी नगर तक कवर कर लिया। जब हम मेरठ टू ये गए, हम यहाँ से मुजफ्फरनगर टू, हमने उस दिन मोदी नगर तक कर लिया पहले दिन ही। कि अगले दिन हमको ज़्यादा चलना पड़ेगा ना, तो फिर हम मोदी नगर से रात को 8 बजे वापस मेरठ में आ रहे, रात को रुके, और फिर अगले दिन फिर गए हम। तो जो दिल्ली में फेडरेशन था उसका हेडक्वार्टर था, मिस्टर ममिक उसके प्रेसिडेंट होते थे, सरदार जी। वो खुद उनका रोलर स्केटिंग हॉल था शिमला में, अभी भी होगा। तो वो फेडरेशन, उन्होंने दिल्ली पुलिस को कह के इतना अच्छा इंतजाम कराया था कि जो दिल्ली में शाहदरा और दिल्ली को यमुना के ऊपर जो पुल था, हमारे लिए आधे घंटे के लिए बंद किया गया, और ट्रैफिक बिल्कुल बंद कर दिया गया। और दिल्ली पुलिस ने हमारी बहुत हेल्प करी, और उन्होंने हमको एस्कॉर्ट किया दिल्ली की सड़कों पे। और फिर दिल्ली में वहाँ उन दिनों बसंत मेला होता था, अभी भी होता है, ये फरवरी में होता है बसंत मेला। और उस समय तत्कालीन जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मिस्टर कृष्ण चंद्र, उन्होंने हमारा वहाँ वेलकम किया था। और उसके बाद फिर हमें बताया गया कि आपको कनॉट प्लेस में जो YMCA है, यंग वीमेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन है, उनके वहाँ पे आपको ठहराया जाएगा। तो दिल्ली की कनॉट प्लेस की सड़कें वड़कें बहुत अच्छी थी, हमें बहुत वहाँ पे, एक तो जर्नी हमारी फिनिश हो रही थी, हमारे अंदर बहुत उत्साह आया। तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे साथ इधर दाएं बाएं चल रहे थे, वो भी काफ़ी स्पीड बढ़ा ली उन्होंने, हमने भी बढ़ा ली। और हमें पता भी नहीं था कि दूरदर्शन वाले, उस टाइम सिर्फ दूरदर्शन इंडिया में था। और कोको कोला कंपनी जो थी उनकी एक गाड़ी, एक दूरदर्शन वालों की गाड़ी, एक दिल्ली पुलिस की गाड़ी, 3-4 गाड़ी हमारे आगे पीछे चल रही थी, और वो हमको शूट कर रहे थे। और दिल्ली में तो उन्होंने थोड़ी देर बाद हमको फैंटा या कोको कोला दे रहे थे, वो निकाल के गाड़ी से। हमें नहीं पता था कि ये ऐड कर रहे हैं अपना, हमें उस ज़माने में नहीं पता था। हमने कहा ठीक है, ये कोई अरेंज किसी ने किया होगा। वो तो बाद में हमें पता लगा कि वो अपना पब्लिसिटी कर रहे थे। तो खैर वो फिर हमें वहाँ ले गए, और वहाँ पे हमारा वो YMCA में भी आउटडोर इंटरव्यू हुआ पहले दूरदर्शन की तरफ से। और सारे जितने नेशनल डेली दिल्ली में छपते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदी के भी सब में, और मेरठ में भी अगले दिन छपता था। और शाम को आकाशवाणी से स्पोर्ट्स समाचार, उसमें भी उसको कवर किया गया था। और फिर हम 2 दिन दिल्ली में, उन्होंने हमको रुकवाया उन्हीं की तरफ से। हमारा 20 फरवरी को दूरदर्शन के स्टूडियो में इंटरव्यू हुआ था, और हमसे पूछा गया था, और उस प्रोग्राम का नाम रखा था द ट्रैवलर्स ऑन व्हील्स। उसी समय कोई अंग्रेज यूरोप से साइकिल पे आ रहे थे, तो उनको भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया था। पहले हमारा इंटरव्यू, वो भी व्हील्स पे आ रहे थे, वो ऑल द वे इंग्लैंड से आ रहे थे। तो उसी के साथ हमारा हुआ था। और तब तो मसूरी में ये इसकी ये टेलीविज़न की वो नहीं आया करती थी, जो होती है ना, रेंज कम थी।
क्योंकि दिल्ली में वो ब्रॉडकास्ट वो टेलीकास्ट होता था। अभी दिल्ली मसूरी में तो बाद में बना है, ये यहाँ पे जो वो बना ना रिले स्टेशन, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया था आपका 7 मार्च को आपका प्रोग्राम आएगा। और बहुत हमारे से उनसे अच्छे इंटरव्यू में अच्छे उन्होंने क्वेश्चन पूछे, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। और बाद में हमको उन्होंने कंपनसेशन मतलब या उसमें वो उनका एक सिस्टम है सरकारी है ना वो, तो वो पैसे देते हैं, तो 50 रुपये का हमको चेक दिया था उन्होंने, और वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, हर एक को 5 को, हमको 5 को, और जो हमारे मैनेजर थे उनको भी, उनको शायद ज़्यादा दिए थे। और बहुत अच्छा हमारा इंटरव्यू और हमारे एक्सपीरियंसेस लिए सारे उन्होंने कैसे कैसे दिया कि आप तो वहाँ पे रोलर स्केटिंग रिंग जो होता है वहाँ तो म्यूज़िक बजता है, तो हमने सड़कों पे आपको कैसा लगा, कैसे कैसे क्या हुआ। हमने कहा जी सड़कों पे हमने ट्रक वालों के कमेंट सुने, ट्रक वालों की आवाज़ें सुनी, किसी ने हमें गाली भी दी, किसी ने हमारे को बहुत अप्रिशिएट भी किया, रोक रोक के पूछते थे क्या प्रॉब्लम है, क्यों जा रहे हो, ऐसे क्या होगा, ये क्या चीज़ है। तो बहुत अच्छे सारा हमने उनको बताया। तो फिर हमारा ये जैसे, और ये बाद में हमें पता चला कि हमने एशिया में उस समय सबसे पहला ये 320 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उसको हमने कवर किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर यहाँ से मसूरी से अमृतसर भी गए थे उसी साल 8-10 महीने बाद दिसंबर में। तो वो 490 किलोमीटर की यात्रा थी, वो अलग थी, लेकिन हमने जो पहला ये दिल्ली का जो तो होता वो एक्सपीरियंस आपको बताया। और उसकी थैंक गॉड हमारे पे उस समय कैमरा भी था और हमने उसको अपने आप पर्सनल अपनी जो रास्ते में हम फोटो खींचते थे आज भी हमने रखी है अपनी संभाल के, और मैं चाहूँगा कि आप उसको भी देख लेना। और उसके अलावा जो ये उस समय हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमारे को जो लोगों ने मैसेजेस भेजे थे, हमने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले कईयों को स्पोर्ट्स के जो पर्सनैलिटीज थे उस समय उनको हमने लेटर लिखे कि हम ये फीट करने जा रहे हैं, इस तरह से हम दिल्ली मसूरी टू दिल्ली रोलर स्केट पे जाएंगे। तो एक तो लेटर जो अभी तक मेरे पास था वो जो हॉकी के प्लेयर हैं ये ओलंपियन, उनके भाई रूप सिंह थे, मेजर ध्यानचंद, उनके सखे छोटे भाई रूप सिंह थे, उन्होंने पर्सनल लेटर लिखा था। और जो मेरठ के तत्कालीन गवर्नर थे जो होते ना आयुक्त होते, कौल साहब थे कोई, उनकी चिट्ठी भी आज तक संभाली है। कुछ मेरी चिट्ठियाँ इधर उधर हो गई जो हमको लेटर्स भेजे थे उन्होंने। और उस समय इंदिरा गांधी जो थी वो देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय वो दिल्ली से बाहर थी, नहीं तो वो जो सरदार जी हमारे थे प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था, हमने उनसे कह रखा था, लेकिन वो उस दिन उड़ीसा या कहीं गई भी थी तो हमारा इंटरव्यू उनसे नहीं हो सका। लेकिन हमको आप अपनी लाइफ में जैसे कोई कहता है ना कि आपके पास क्या है छोटा सा, अपने जैसे अब हम ओल्ड हो गए तो आदमी को अपना लुक बैक करता है, तो कुछ किसी को बताने के लिए यंग एज को आप हम क्या कहेंगे। और मैं यंग एज को तो यही इसके आपका जो ये वीडियो बन रहा है तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आउटडोर जितना भी आप खेलें उतना अच्छा है। ठीक है, अब इसको आप मोबाइल को आप बंद नहीं कर सकते या लैपटॉप को बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसका सदुपयोग तो कर सकते हैं। आप टाइम लिमिट तो बांध सकते हो। आउटडोर आप करोगे, जितना ज़्यादा आउटडोर में रहोगे, ताज़ी हवा खाओगे और आउटडोर एक्सरसाइज करोगे, आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी लेग्स स्ट्रॉन्ग होंगी, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। तो तभी हम कर पाए। आज मेरी एज 74 हो गई है, आई एम क्वाइट फिट, मैं आज भी स्केटिंग कर सकता हूँ। आज मुझे अगर कोई कहे कि आप देहरादून जाओ, ठीक है मैं 4 दिन में पहुँचूंगा, लेकिन पहुँच जाऊँगा। तो और जबकि मुझे कोरोना हो चुका है 3 साल बाद, 10 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ। लेकिन अब एक बात यह है कि हमें सरकारों से ज़्यादा कुछ एनकरेजमेंट नहीं मिला, चाहे तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार थी या आज 20-22 साल उत्तराखंड की सरकार हो गई, हमें किसी तरह का नहीं। मेरे 1-2 दोस्त, अब तो हम 5 गए थे, आपको पता है, उनके नाम थे आनंद मिश्रा जी थे, और एक सरदार होरा सिंह थे, गुरचरण सिंह होरा, और एक था सिंगारा सिंह, सरदार सिंगारा सिंह, एक गुरदर्शन सिंह जायसवाल, वो उनकी डेथ तो अभी 2 साल हुए। तो 1-2 दोस्त मेरे आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर रहे लास्ट उस तक, लेकिन सरकार ने हमारा कभी हाथ नहीं पकड़ा। और हमें इस बात का ज़रूर दुख है कि ना तो हमें उत्तराखंड सरकार ने किसी भी तरह का कोई हमें वो किया। व्यक्तिगत रूप से हमें सब जानते भी हैं, और जो उत्तराखंड के आप जानते हैं अनिल रतूड़ी डीजीपी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं, और उनकी वाइफ जो है राधा रतूड़ी आज प्रिंसिपल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है। लेकिन वो खुद बहुत बड़े स्केटर रहे हैं, मिस्टर अनिल रतूड़ी तो खुद बहुत बड़े स्केटर रहे हैं। और वो इजिप्ट में जब 1987 में जो भारत की टीम गई थी रोलर और हॉकी में, उसके वो मेंबर भी थे। तो उनको हमारे बारे में सब जानकारी है। और मसूरी के तो कई स्केटर रहे हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, कोई जापान कोरिया गया है, कोई जापान गया है, कोई मकाओ गया है, कोई न्यूजीलैंड गए हैं, साउथ अमेरिका में गए हैं, कनाडा में गए, यहाँ सरदार जी थे, यहाँ जसपाल खुराना मसूरी के, वो कनाडा में, और ला करूना स्पेन में गए हैं।
और सब जगह। और मिस्टर AP सिंह जो मैंने जैसे आपको बताया, वो उन्होंने तो कोच कम मैनेजर रहे हैं, वो इजिप्ट वही टीम लेके गए थे और न्यूजीलैंड भी वही टीम लेके गए थे। और आज वो पिछले 30 वर्षों से इंटरनेशनल स्कूल के जकार्ता में प्रिंसिपल है। लेकिन कोई हम लो प्रोफाइल में रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को खुद तो सोचना चाहिए कि मेरी वाइफ हमेशा एजुकेशनिस्ट रही है, विदेशों में भी प्रिंसिपल रही हैं, भारत में भी 30-40 साल पढ़ाया, लेकिन खिलाड़ी को क्या चाहिए, थोड़ा सा मान मिल जाए और क्या होता है। वैसे सब दीवारों पे ठगे रह जाते हैं, बाद में कौन पूछता है। जैसे कि आज हम 49th एनिवर्सरी बना रहे हैं अंकल, और तो इस बारे में आपने पूरी डिटेल में हमें बताया था। तो कुछ हॉकी टीम्स इंटरनेशनल में गई थी, तो आप उनके बारे में भी बता रहे थे कि कुछ बैचेस आपके पास है, तो उनके बारे में हमें बताया। हाँ, मैंने आपको जैसे बताया था 1983 में यहाँ से इंडिया की रोलर हॉकी टीम इजिप्ट गई थी जी। और उसमें मसूरी के 3-4 खिलाड़ी थे। एक तो आप जानते हैं जो उत्तराखंड के DGP रहे हैं, फॉर्मर DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर अनिल रतूड़ी जी। एक वो जिनकी वाइफ आजकल राधा रतूड़ी चीफ सेक्रेटरी है उत्तराखंड सरकार की जी। एक वो थे, एक राजेंद्र रोथान था, और एक और लड़का था यहाँ का DG, उसे कहते थे दिनेश गर्ग, शायद वो लड़का, ये हॉकी खेलने गए थे। और जो मैंने जैसे बताया मिस्टर अशोक पाल, जो खुद अपने आप राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं, और वो टीम के कोच का मैनेजर भी थे, और वो इजिप्ट गए थे, फिर उसके बाद वो रोम भी गए। और ये एक 1980 में न्यूजीलैंड में स्पीड स्केटिंग हुई थी, वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग, तो भी मसूरी के 3-4 लड़के गए थे। अजय शाह था एक लड़का, और कुछ शिमला के थे। पूरी इंडिया की टीम गई थी, तो उसमें मसूरी के 1-2 लड़के थे। मेरे को उनका एक शायद जसपाल खुराना था, वो था। ये देखिए उनके ये बैच हैं, और ये हमारे पुराने कुछ बैच रखे हुए हैं। ये एक आप अर्जेंटीना के बारे में बता रहे थे। ये अर्जेंटीना भी हॉकी खेलने गई थी, यहाँ की मसूरी से टीम। इसमें शिमला के और हिमाचल के लड़के थे, चंडीगढ़ के लड़के थे, पटियाला यूनिवर्सिटी के लड़के थे, मतलब 2-2 1-2 हर स्टेट से लिया जाते थे। लेकिन मसूरी के जो लड़के थे वो हमेशा गए। मसूरी के जो खिलाड़ी थे रोलर हॉकी, क्योंकि मसूरी तो एक आप समझते हैं 130-40 साल से यहाँ स्केटिंग रिंग था, तो यहाँ पे इसको बहुत ग्रेट तरह से मनाया जाता था। और यहाँ पे कई खिलाड़ी निकले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी, और स्पीड स्केटिंग के लिए गए। फिर साउथ कोरिया गई है यहाँ से टीम, मकाओ गई है, स्पेन गई है, ला करोना में गई है, कनाडा गई है, साउथ अमेरिका बगोटा में गई है, अभी भी जाते रहते हैं। अभी मेरे को तो अभी इतना आजकल की जानकारी नहीं, लेकिन अभी भी भारत का टीमें चंडीगढ़ से और कलकत्ता से और जम्मू कश्मीर से बहुत टीम के मेंबर्स, और इवन हिमाचल से भी बहुत अभी भी जाते रहते हैं। तो लेकिन मसूरी का बहुत ही स्वर्णिम गोल्डन हिस्ट्री रही है मसूरी की, क्योंकि शुरुआत जो अंग्रेज़ों के जाने के बाद मसूरी से ही होती थी स्केटिंग की। और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा इंडोर स्केटिंग रिंग था, वुडन स्केटिंग रिंग था, वो तो चल गया। और इसी तरह से मैंने जैसे आपको बताया, मसूरी से तो बहुत रोशन किया है मसूरी के लोगों ने। और जब वहाँ गए थे, साउथ कोरिया गए थे, तो इंडिया की टीम ने चाइना को हराया था किसी आर्टिस्टिक स्केटिंग में। आपको मैंने वो फ़ोटो दिखाई थी शायद, जिसमें ये बहुत प्राउड की बात है कि चाइना का जो फ्लैग है वो नंबर 2 पे है और इंडिया नंबर 1 पे है। और इंडिया का नेशनल एंथम जब वहाँ बजाया गया तो आप समझ सकते हैं कैसा लगा होगा। तो मसूरी के बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। और हमने ये जो मसूरी से दिल्ली स्केटिंग की थी, वो एशिया में अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। उस ज़माने में आप समझ सकते हैं, ना सड़कें अच्छी थी, ना रोड अच्छी थी, और स्केट तो ऐसे थे कि बिल्कुल प्रिमिटिव स्टाइल के लोहे के स्केट थे हमारे। फिर भी हमने अपनी, जैसे कहते हैं ना, एक हमारे एंडोरेंस टेस्ट भी था, और यंग एज में तो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो हम सोचते थे विदेशी लोग करते तो हम क्यों ना करें। तो आप यंग यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऑलमोस्ट जैसे आप जान रहे हैं 49th हुआ या 50th, अगले साल 50th मनाएंगे, गोल्डन जुबली होगी। और आप देख रहे हैं मेरी एज 74 ईयर्स की हो गई। जी। और आई एम क्वाइट यंग, मतलब अभी भी आप देख रहे हैं क्वाइट यंग का मतलब क्वाइट हेल्दी। मैं स्केट अभी भी पहन के कर लेता हूँ, और आज भी मैं हिम्मत रखता हूँ कि एटलीस्ट देहरादून तक तो मैं जा ही सकता हूँ, चाहे 2 दिन में पहुँचूँ। तो मैं ये कहूँगा यंग जनरेशन और जो बडिंग स्पोर्ट्समैन है, जो बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, दोनों के लिए कहूँगा मैक्सिमम आउटडोर में खेले।
इंडोर खेलें, आपका अगर प्रेफरेंस है या आपको उसमें आपको महारत हासिल है इंडोर गेम्स की, तो इंडोर भी खेलिए। लेकिन आउटडोर का कोई कंपैरिजन, उसका कोई पैरेलल नहीं है। आउटडोर से आपका एक तो आपका हौसला भी बढ़ता है, जो लोग सब देखते हैं, दूसरा फ्रेश एयर आपके अंदर जाती है, और फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज तो होती है। तो और दूसरा ड्रग वगैरह से जो लोग नशा करते हैं उससे दूर रहिए, जितना हो सके आप कॉफ़ी चाय भी कम पीजिए, और सिगरेट और ये जो टोबैको होता है या और बच्चे ले लेते हैं आजकल, मैं सुनता रहता हूँ कि छोटी यंग एज में भी लोग अपने आप को नशे का आदी बना लेते हैं। वो मत बनाएं, आप देश का नाम रोशन करें, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में सब चीज़ें अच्छी लगती है, 5-10 साल आपको बहुत अच्छा लगेगा यंग एज में, कि बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। जितना आप सिंपल लाइफ जिएंगे और जितना आप स्पोर्ट्स में ध्यान रहेंगे, आपकी स्टडी में भी उसमें उससे वो होता है, क्योंकि आपका ब्रेन में जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो आपका स्टडी में भी आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अंकल ये एशिया की सबसे लंबी जर्नी थी 320 किलोमीटर में, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ या कुछ सहायता प्राप्त हुई थी आप लोगों को? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। मैं बड़े दुख के बाद से कहूँगा कि हम 5 जने थे, उनमें से 1-2 जनों की फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, उनको मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत रही है, और अमृतसर गए मसूरी से, और एशिया का हमने रिकॉर्ड तोड़ा था उस समय। अमेरिका यूरोप में लोग करते होंगे स्केटिंग, लेकिन हमारी तो आप जानते हैं 50 साल पहले ना रोलर स्केट अच्छे होते थे, ना व्हील अच्छे होते थे, ना सड़कें अच्छी होती थी, टूटी हुई सड़कें थी बिल्कुल ही, और गड्ढे होते थे। शेयर हम अपनी विल पावर से हम चले गए, और हिम्मत होती है जो युवा एज में, और हम दिल्ली पहुंच गए। उस समय तो इतना वो भी नहीं था, आजकल तो मोबाइल में हज़ारों यूट्यूब में और वो बन जाती है, आजकल रील्स बन जाती है। उस समय हमने ना अपने को ज़्यादा वो सब हाई उसमें रखा, हमने लो प्रोफाइल में रखा। ठीक है, निश्चित रूप दिल्ली में हमारा अच्छा हुआ, दूरदर्शन ने कवर किया हमारा, लेकिन सरकार की तरफ से तत्कालीन 1975 की ये बात है जो हम गए थे। उसके बाद उसी साल नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, राष्ट्रीय, उसमें हम फरवरी में गए थे, और आज 75 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे, मतलब हमें 50 साल हो जाएंगे। और तब 25 साल हम उत्तर प्रदेश सरकार में रहे, और 23-24 साल उत्तराखंड में हो गए, लेकिन किसी ने कुछ ज़्यादा हमारे लिए नहीं किया। इसका ये भी कारण है कि उनको उस समय मीडिया इतना वो हाइपर नहीं था, या जैसे आज एक्सपोजर लोगों को मिल जाता है, छोटा सा भी अगर कुछ करते हैं तो बड़ा हो जाता है। और लेकिन मसूरी के लोकल और नेता जानते हैं इस बात को, जानते हैं, पत्रकारों ने काफ़ी उठाया पिछले 10-20 साल से, काफ़ी पत्रकारों ने किया। हम कभी अपने स्पोर्ट्समैन, कभी जो होगा ट्रू स्पोर्ट्समैन होगा, वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कभी गवर्नमेंट को खुद देखना चाहिए ना। तभी तो अगर आप हमारा मान करेंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है स्पोर्ट्स में, वो सोचेगी, आगे से तो वो जाता है, मैसेज जाता है ना। एक बड़े दुख से कहता हूँ ना, नगर पालिका ने नहीं किया, डीएम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसने नहीं किया, 24 साल हो गए, उत्तराखंड सरकार ने कुछ नहीं किया, और राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ नहीं हुआ, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कुछ नहीं किया। और जबकि मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के प्लेयर रहे हैं, हमारे देश के ओलंपियन रहे हैं, उनके छोटे भाई रूप सिंह ने हमें पर्सनल लेटर लिखे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से चिट्ठियाँ जरूर आई है हमारे मैसेज हौसला के लिए, लेकिन वैसे नहीं। मेरा एक दोस्त तो बहुत ही फाइनेंशियली, बहुत 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई। हम 5 लोग थे, आपको मैंने बताया, हम 5 लोग गए थे, तो उसमें से अब 3 तो चले गए, अब हम 2 हैं। अभी हमारा स्वास्थ्य ऐसी है, जब ठीक नहीं रहता है। एक संगारा सिंह जी हैं, उनका भी ऐसा, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई एक सर्टिफिकेट भी नहीं दिया सरकार ने हमको। तो दोस्तों, ये थी मिस्टर गोपाल भारद्वाज और उनके दोस्तों की स्टोरी, जो कि हमने आपको बताई, जिसमें उन्होंने अपने अर्ली डेज में एक स्पोर्ट्स को चुना, और जो स्पोर्ट्स करते करते उन्होंने पे ये विल पावर आई, जो कि वो मसूरी से और दिल्ली बाय स्केट्स ट्रैवल करें। तो आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।